पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स ऑल सेंटर एमसीक्यू सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पीएमए के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी दिनों से पीएमए के इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हैं। इस वीडियो के अंदर उन तमाम एमसीक्यूज को जो हम अटेम्प्ट वाइज या 10-15 वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं, उन सब को हमने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है और इस वीडियो के अंदर हम इनको कवर करने वाले हैं। सो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पाक इंडिया बैटल्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी जंगें लड़ी जा चुकी है, इन सब के ऊपर मेरे जो पेड स्टूडेंट्स है, आपको लेक्चर हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। बाकी जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स है, तो कारगिल वार के ऊपर सबसे पहला एमसीक्यू आया था कि कारगिल वार में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितनी जंगें लड़ी जा चुकी है, उन सब को याद करना है। उन सब में जो प्रेसिडेंट थे, जो आर्मी चीफ थे, वो भी आपको याद होना चाहिए। और उनके बीच में जो मुआहदे हुए हैं, जिस तरह मुआहदे ताशकंद, सिंतास मुआहदा, ये सारे आपने याद करने हैं। ठीक है, तो आपने सारे बैटल्स याद करने हैं। यहाँ से आपके इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं। एग्रीमेंट्स आपने सारे याद करने हैं, एग्रीमेंट से भी एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरीके से आपने प्राइम मिनिस्टर याद करना है, प्रेसिडेंट याद करना है और आर्मी चीफ आपने याद करना है। ठीक है, तो कारगिल वार कब लड़ी गई थी? 3 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच में। ठीक है, ये कब थी? ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू क्या है। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पीक्स एंड रिजेस अराउंड द टाउन ऑफ कारगिल। ठीक है, ये क्या है? कारगिल के मकाम पर एक इलाका है जिसको बाद में एलओसी का वो दिया गया। ठीक है, वहां पर ये जंग लड़ी गई थी। ठीक है, अभी इसके वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। अच्छा, आर्मी चीफ कौन थे? तो परवेज मुशर्रफ थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका असाइनमेंट क्या है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? आपने इसका आंसर देना है और उनके आर्मी चीफ कौन थे ये आपने बताना है। ठीक है, आपका असाइनमेंट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह का आया था? ये इनिशियल टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर का पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको याद हो, जो कैप्टन कर्नल शेर खान है, उसको जो निशान हैदर मिला था वो भी कारगिल वार में ही मिला था। ठीक है, कारगिल वार की वजह से मिला था। तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पहले इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्लामा इकबाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि शिकवा और जवाब शिकवा ये किसने लिखा है? तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है। ठीक है, अच्छा, आसार खुद, ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पर्शियन पोइट्री में ये 1915 में उसने पब्लिश की थी। ठीक है, इसी तरीके से अल्लामा इकबाल जो थे, तो ये एक बैरिस्टर थे। ठीक है, वकील थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेशे के लिहाज से वो क्या थे? तो वो बैरिस्टर थे। ठीक है, इसी तरीके से इलाहाबाद का स्पीच उसने कब दिया था? तो 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर उसने खुतबा इलाहाबाद प्रेजेंट किया था। मुस्लिम लीग को उसने 1908 में ज्वाइन किया था। ये सारे क्वेश्चंस पहले इनिशियल टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। आज इनिशियल टेस्ट में ये शिक और जवाब शिक वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1930 में इलाहाबाद वाला स्पीच डिलीवर किया था और 1936 में वो प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि विच सिटी इज नोन एज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दिल किस सिटी को कहा जाता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लाहौर जो है, तो इसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाहौर रिजोल्यूशन पास हुई थी। ठीक है, 1940 में। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाहौर रिजोल्यूशन की एग्जैक्ट डेट क्या है, वो मुझे बताएं। 1940 के कौन से महीने में और कौन से दिन को हुई था? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ये पंजाब का प्रोविंस भी है और इसका कैपिटल भी है और पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो ये कराची है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? तो दिस इज आल्सो द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ आवर कंट्री नाउअडेज। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये कुछ मैंने डिफरेंट जो नेम्स है, जो सिटीज को कहा जाता है, वो मैंने यहाँ पर सारे लेके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। जिस तरह कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये कौन सा? ये पंजाब है। अच्छा, सिटी ऑफ कॉलेजेस, तो ये लाहौर है। ठीक है, अच्छा, सिटी ऑफ लाइटनिंग, रोशनियों का शहर, तो ये कराची है। अच्छा, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये फैसलाबाद है। ठीक है, गेटवे ऑफ पाकिस्तान, तो ये कराची है। इसी तरीके ब्रासिलिया पाकिस्तान, तो ये इस्लामाबाद है। और वेलियर सिटी ऑफ फ्लावर्स, तो ये फूलों का शहर, तो ये पेशावर है। इसी तरीके से सिटी ऑफ टेक्सटाइल, ये भी फैसलाबाद को कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, क्योंकि यहाँ पर ये कपड़ों के मिल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी पहले इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कैपिटल क्या था? तो कराची सबसे पहला कैपिटल था पाकिस्तान का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड कैपिटल कौन सा है पाकिस्तान का? सेकंड कैपिटल, पहला तो कराची था ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड कैपिटल कौन सा है, तो सेकंड कैपिटल था रावलपिंडी। ठीक है, नॉट इस्लामाबाद। अक्सर स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत देते हैं। सेकंड रावलपिंडी था, थर्ड आपके पास इस्लामाबाद है। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं।
तो देखिए 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को कैपिटल कंसिडर किया था पाकिस्तान का, ठीक है। फिर इसको रावलपिंडी मूव किया गया 1959, ठीक है। और रावलपिंडी जो थे तो ये 8 साल तक, 8 ईयर्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 8 साल तक पाकिस्तान का कैपिटल था। फिर उसके बाद जो है इस्लामाबाद शिफ्टिंग कब हुई? 14 अगस्त 1967 को, ठीक है। और अभी कहाँ पे है? अभी भी इस्लामाबाद में ही। तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट कैपिटल, सेकंड कैपिटल, थर्ड कैपिटल। सेकंड कैपिटल कितने टाइम तक के लिए था? 8 ईयर्स के लिए था, ठीक है। थर्ड कैपिटल का डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। इसके साथ हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, 5500 इसकी फीस है। और 100% आपके टेस्ट के क्वेश्चन हमारे नोट से आएंगे। अभी तक हमारे जितने भी स्टूडेंट टेस्ट दे चुके हैं सब के सब क्लियर कर चुके हैं। और ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको हमारे नोट्स के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान क्या है? तो अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। इसका पुराना नाम क्या है? तो नूर सुल्तान भी इसका पुराना नाम है। इसका नाम काफ़ी मरतबा तब्दील हो चुका है, ठीक है। नूर सुल्ताना 2019 से लेकर 2022 तक इसका नाम जो था नूर सुल्ताना था, बाद में इसको अस्ताना किया गया, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है कजाकिस्तान के? तो ये है अलमाले, ठीक है। अलमाले जो है तो ये कजाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो ये अस्ताना है, ठीक है। और और ये 1997 तक जो कजाकिस्तान का जो है तो कैपिटल भी था, ठीक है। तो कजाकिस्तान का 1997 में कैपिटल क्या था? तो ये था अस्ताना, ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये एशम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अस्ताना जो है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये एशम रिवर के साथ लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ होली प्रॉफिट डॉटर्स? पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी उनका नाम क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पहले ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल डॉटर्स कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बेटे कितने हैं, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं उनकी शादियां किस किस से हुई है, और कौन से ऐसे सहाबी है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी। तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते थे। अभी तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटियां हैं। उनके नाम क्या है? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, ठीक है। अच्छा तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल डॉटर्स कितनी हैं? 4। और बेटे कितने थे? 3। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे तो आपका आंसर क्या होगा? 7, ठीक है। ये आपका पहला एमसीक्यू है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अक्सर आप लोग इस चीज़ को वो कंसेप्चुअली नहीं देखते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल बच्चे कितने थे? 7। इस बार सिर्फ लड़कियों का पूछा गया है, बेटियों का पूछा गया है। तो नेक्स्ट मर्तबा बेटों का भी पूछा जा सकता है। तो बेटे कितने थे? 3, ठीक है। ये उनकी बेटियों के नाम है, ठीक है। अभी इसके बारे में मजीद जो पहले इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज रिपीट होते थे, जितने भी पहले इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुके वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला एमसीक्यू तो ये है। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि फातिमा जो है वो सबसे यंगेस्ट डॉटर है, ठीक है। तो फातिमा क्या है? ये सबसे यंगेस्ट डॉटर है। ज़ैनब क्या है? ये सबसे एल्डेस्ट डॉटर है। तो ये मैंने जिस ऑर्डर में लिखे हैं ना, तो ये सबसे बड़ी थी और ये सबसे छोटी थी। आप इसको इसी ऑर्डर में याद कर ले, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम क्या है, तीसरी बेटी का नाम क्या है, चौथी बेटी का नाम क्या है, बड़ी बेटी का नाम क्या है, छोटी बेटी का नाम क्या है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बेटियां हैं ये सारी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से थी, एक्सेप्ट एक बच्चा जो उसका था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था, ठीक है। सारे बच्चे बाकी जो है वो खदीजा से थे, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाहिद ऐसे सहाबी है जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी। उनका नाम क्या था? रुकैया और उम्मे कुलसूम। और इसी वजह से इनको ज़ुन्नूरैन का भी खिताब दिया गया था। ज़ुन्नूरैन इनको क्यों कहा जाता है? पहले इनिशियल टेस्ट में एक मरतबा ये भी एमसीक्यू आया था कि ज़ुन्नूरैन जो है, ज़ुन्नूरैन ये किसका टाइटल है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी, ठीक है। तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो इसके अलावा डॉटर ऑफ उमर हू मैरिड टू होली प्रॉफिट। तो उमर की जो बेटी जिसने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी उसका नाम क्या था? हफ्सा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया, इसी तरह से पूछा गया था, ठीक है। अच्छा अभी पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जो है तो उनकी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। तो हज़रत ज़ैनब जो है तो इसकी शादी किससे हुई थी? आस बिन रबी, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? हज़रत रुकैया, इनकी किससे हुई थी? उस्मान बिन अफ़ान से, ठीक है। अच्छा हज़रत उम्मे कुलसूम, तो ये किससे इसकी शादी हुई थी? ये भी हज़रत उस्मान से हुई थी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों से शादी की थी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या थे? हज़रत फातिमा जो है तो ये सबसे
छोटी उनकी बेटी थी, और सारे जो शजर नफ्स है तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो हज़रत फातिमा के थ्रू चलता आ रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजर नफ्स है वो किसके थ्रू मुंतकिल होता रहा है, तो ये हज़रत फातिमा, ठीक है? अच्छा, बैटल ऑफ एल्लेसे कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 23 जून 1757 को, ठीक है? अब इसका क्या है, ये क्या चीज़ है? तो ये ब्रिटिश एम्पायर जिसको रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, और सराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, इनके बीच में लड़ी गई थी, ठीक है? और ये पलेसे के मकाम पर, या पलाशी इसको कहा जाता है, यहाँ पर लड़ी गई थी, और ये कहाँ पर, ये बंगाल में है, ठीक है? और गंगा रिवर के बिल्कुल बैंक पे है, ठीक है? इसके बाद जब इस जंग में ब्रिटिश को जीत हुई, जिसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस जंग में जीत किसको हुई थी, तो इस जंग में जीत तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी, ठीक है? और हर सराजुद्दौला को हुई थी, ठीक है? अच्छा, पहले इनिशियल टेस्ट में इस सेम क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता था कि ब्रिटिश ने इंडिया में कब एंट्री की, तो ये इंडिया में एंटर हुए थे 14 अगस्त 1618 को, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या था कि 7 साल के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में आने के कितने साल बाद ईस्ट इंडिया कायम की, ठीक है? इसके अलावा ब्रिटिश ने कितने साल तक बरसीर पाकोइन पर हुकूमत की, तो 89 ईयर्स तक, ठीक है? और 1757 को ये वाला हुआ, ठीक है, बेटर ऑफ पलाशी, ठीक है? इसके अलावा ये रॉबर्ट क्लाइव और नवाब बंगाल के बीच में हुआ था, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपनी इनिशियल टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको वर्बल मिले, नॉन वर्बल मिले, कंप्लीट एकेडमिक मिले, सेलेक्टेड एमसीक्यूज हो, यानी आपके सेंटर के मुताबिक हो जहां से आपने टेस्ट देना है, आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक आपको एमसीक्यू मिले, आपको टीचर सपोर्ट मिले, और सबसे बढ़कर चीज़ ये कि 2 से 3 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। 5500 हम आपसे फ़ी लेंगे, कंप्लीट आपको नोट्स देंगे, और टेस्ट आपका गारंटी के साथ क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि ईरान का जो मिलिट्री ऑपरेशन है अमेरिका के खिलाफ, उसका नाम क्या है? ये सबसे पहला क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है, और अभी काफ़ी वर्तमान पूछे जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इनके आप अपने साथ स्क्रीनशॉट ले लें, या इनको अपने पास पेजेस के ऊपर सेव कर लें। यहाँ से आपकी इनिशियल टेस्ट में 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से लाजमी आएंगे। इस वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आपको आगे पता चलेगा। तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, ठीक है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 इसका नेम है, ठीक है? अभी और मजीद कौन से एमसीक्यू के पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, देखें तो ये क्या है, ये दिस इज द फोर्थ इटरेशन ऑफ ईरान ट्रू प्रॉमिस, ये चौथी लहर है ईरान की जो हमले है अमेरिका के खिलाफ, ठीक है? तो दिस इज द फोर्थ लेयर, ठीक है? अच्छा, ये कब लॉन्च किया था? फरवरी 2026 में। क्यों? क्योंकि यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। सबसे पहले यूएस और इसराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स किए थे ईरान के खिलाफ, फिर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया था। अच्छा, तभी तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं ना कि यूएस केस ऑपरेशन का नाम क्या है और इसराइल केस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? यूएस का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसका नाम है, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? मिडनाइट हैमर भी कहा जाता है। इसराइल का जो है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन रोरिंग लाइन। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम इस तरह के जो ऑपरेशंस होते थे तो उनके मीनिंग्स भी पूछे जाते थे, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि मिडनाइट हैमर, ठीक है? तो ये भी आपको आने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं, ठीक है? कितनी आयतें हैं? तो इसके अंदर टोटल 286 आयतें हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड तो मजीद भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना। तो सूरह बकरा जो है तो ये कुरान मजीद की दूसरी सूरत है, ठीक है? अच्छा, और ये लॉन्गेस्ट सूरत भी है कुरान मजीद की, ठीक है? अच्छा, देखिए सूरत को चैप्टर भी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अगर ये लॉन्गेस्ट सूरत है तो शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी होगी आपके ख्याल में? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? और ये जो है तो ये मदनी सूरत है। आपको पता है कुरान मजीद के अंदर कुछ सूरतें मदनी हैं, कुछ मक्की है, तो ये मदनी सूरत है, ठीक है? अच्छा, इस वर्स नंबर 282 जो है इसका, ये क्या है? सिंगल लॉन्गेस्ट वर्स इन द एंटायर कुरान, ठीक है? और इसको वर्स ऑफ लोन भी कहा जाता है, ठीक है? लोन, ठीक है? ये लॉन्गेस्ट क्या है? आयत है। अच्छा, आयतुल कुर्सी क्या है? ये 255 आयत है सूरह बकरा की। तो ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि सूरह आयतुल कुर्सी जो है कौन सी सूरत के अंदर है? तो ये सूरह बकरा के अंदर है। और ये सूरह बकरा की कौन सी आयत है? तो ये आयत है 255, ठीक है? अच्छा,
अल कौसर जो है, सूरह कौसर, ये सबसे शॉर्टेस्ट सूरत है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह जो है तो ये लास्ट सूरत है कुरान मजीद की, ठीक है। इसके अलावा सूरत तौबा जो है तो ये बिस्मिल्लाह से इसका स्टार्ट नहीं लिया गया। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान के पहले हाफिज थे, तो ये कुरान मजीद से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज थे, ये वाला इस बार पूछा गया है और बाकी के एमसीक्यू कुछ पिछले कोर्सेज में पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि दुनिया की जो फास्टेस्ट बर्ड है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? पेरेग्राइन फैल्कन। फैल्कन जो है तो ये दुनिया की फास्टेस्ट बर्ड। अच्छा, और भी तो बर्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो और क्या हो सकते हैं? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है? तो ये है ऑस्ट्रिच, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है? बी हमिंग बर्ड। और ये ऐसा परिंदा है जो रिवर्स में भी उड़ सकता है, ठीक है, फ्लाई बैकवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, कीवी बर्ड जो है, कीवी बर्ड ये कहाँ से इसका ताल्लुक है? ये न्यूजीलैंड से। ये लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था कि कीवी बर्ड के जो ओरिजिन है ये किस मुल्क से। कीवी फ्रूट का भी नाम है ना, और कीवी बर्ड का भी नाम है, ठीक है, जिसकी इस तरह की लंबी चोंच होती है। आप चेक कर ले, आपको गूगल के ऊपर इसकी तस्वीर मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, देखें, फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? तो ये चीता है, ठीक है, और ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, ठीक है। अच्छा, टालेस्ट क्या है? तो ये जिराफ है या गिराफ है, ये जो है तो ये टालेस्ट एनिमल है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है? तो ये मॉस्किटो है। अच्छा, आप अक्सर इनिशियल टेस्ट में पहले एक एमसीक्यू आता था, अभी तो नहीं आता। अलेक्जेंडर जो द ग्रेट जो है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये भी मलेरिया और डेंगू से इसकी जो मौत है वो हुई थी, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ये भी मलेरिया मॉस्किटो यहाँ से काफी फेमस है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो ये है मारखोर, ठीक है। अच्छा, ये जेंट स्क्विड जो है तो इसकी सबसे लार्जेस्ट आइज है, ठीक है, लार्जेस्ट आइज। तो ये सारे एमसीक्यूज आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यान से देखे, इसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं ना, ये इस तरह समझे कि ये आपकी इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। मजीद भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि उन आपके क्वेश्चंस के ऊपर और उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच प्रोविजनल असेंबली, कौन सी सूबाई असेंबली ने 2026 में नोबेल पीस प्राइज शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसहाक डार के लिए तजवीज़ दी थी, ठीक है, रिजोल्यूशन पास की थी? तो ये थी पंजाब असेंबली। अच्छा, तो पंजाब असेंबली से रिलेटेड कौन से एमसीक्यू बाकी पूछे गए हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं? इसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो इफ्तिखार हुसैन खान महमूद, ठीक है, ये इसके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, पहले चीफ मिनिस्टर का तो आपको पता चल गया है। करंट चीफ मिनिस्टर तो सबको पता है कि मरियम नवाज साहिबा है। लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर इसके कौन थे और कितने सालों के लिए थे, ठीक है। तो ये भी अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन थे। अच्छा, पहले गवर्नर इसके कौन थे? तो फ्रांसिस मूडी थे, ठीक है। इसके लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन थे? शहबाज शरीफ थे, और ये कितने सालों के लिए थे? 9 सालों के लिए, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल जो थे, ये 7 सालों के लिए थे। तो ये ड्यूरेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सरदार सलीम हैदर खान कौन है? तो ये करंट गवर्नर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारे सूबे, जितने भी सूबे हैं उनके आपको सीएम्स के नाम को पता होना चाहिए, गवर्नर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अभी करंट जो गवर्नर्स है उनके आप नाम चेक कर लें और वो आप याद कर लें, ठीक है। तो ये आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज आपको पता होने चाहिए। जिस तरह भी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो इस तरह की मिनिस्ट्रीज का जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपके इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द बाजौड़ अटैक इन अर्ली 2026 वाज क्लेम्ड बाय विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? 2026 में बाजौड़ एजेंसी में एक अटैक हुआ था, उसको किस दहशतगर्द तंजीम ने कबूल किया था? तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ठीक है। ये नाम मैं बार बार नहीं लूंगा क्योंकि यूट्यूब पे इसके ऊपर पाबंदी है, ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? तो ये इसके फाउंडर थे और ये 2009 में, ठीक है, ड्रोन स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा, इसके करंट अमीर कौन है? तो ये है, ठीक है। इसके अलावा हु वाज दो हु ऑर्डर्ड दो मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई पे इस साहब ने वो किया था, और इसके बाद उनको, मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था। आपने बताना है कि नोबेल प्राइज उनको किस सिलसिले में मिला था? तो पीस में, ठीक है, पीस के सिलसिले में। और कब मिला था? 2015 में, ठीक है। ये भी एमसीक्यू काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। 2014 में उन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट जो है तो की थी? तो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो है तो वो भी इन्होंने किया था, ठीक है। अच्छा,
What are the direct US-Iran negotiations being held with Pakistan mediation? Dear students, अगर आप अपने इनिशियल टेस्ट को 5 दिनों में मैक्सिमम और कम से कम 2 दिनों में क्लियर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के नोट्स मिले जिसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सारी चीज़ें हो और सेलेक्टेड नोट्स हो, आपके सेंटर के मुताबिक हो, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हो, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स की जो फीस है 5500 है और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये इस्लामाबाद में हो रहे हैं और पाकिस्तान की मदद से हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर मैंने दिया हुआ है। अब इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि इनके अंदर यूएस और ईरान की नेगोशिएशंस के दरमियान मीडिएशन कौन कर रहा है, तो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान इसके अंदर मीडिएशन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, 2023 में ईरान ने कौन सा तंजीम ज्वाइन किया था? ठीक है, तो ये है शंघाई कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि कतर और ओमान जो है वो भी ईरान और यूएस के दरमियान मुज़ाकरात करता रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस ऑफ ईविल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मरतबा एसएसबी के इंटरव्यू में भी पूछा गया है। ठीक है, एक्सेस ऑफ ईविल ये क्या है? ये जनरल बुश, जो प्रेसिडेंट बुश थे, इसने ये वर्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, एक्सेस ऑफ ईविल। और इसका क्या मतलब है? इसमें इसने ईरान को भी शामिल किया था कि ये इस तरह के ग्रुप से जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, और सीकिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये उन साहब ने किया था। बाकी हर किसी को पता है कि हु इज द टेररिस्ट एंड हु इज सीकिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी पाकिस्तानी सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर एक्सपोर्ट टू रशिया इन अप्रैल 2026? ठीक है, तो पाकिस्तान के टोटल जो है तो 16 जो सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो है तो अप्रूव हुए हैं रशिया को सी फूड एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल होते हैं, ये आप अभी से याद कर लें। इस तरह के मैंने मजीद भी कुछ एमसीक्यू अभी टारगेट किए हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें पहला एमसीक्यू क्या है कि अभी 2026 में पाकिस्तान नेवी ने जो है तो सक्सेसफुली एक अपना अ, जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है उसको टेस्ट किया था, उसका नाम क्या था? तैमूर था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, देखिए सऊदी फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो अभी जो है पाकिस्तान ने आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक यूएई से पहले एक कर्जा लिया था, तो अभी उसने सऊदी अरेबिया की मदद से उसको जो है तो वापस कर दिया है। दुबई को जो उनकी पेमेंट है वो वापस कर दी है, और उसमें जो पाकिस्तान की मदद की है तो वो किसने की है? सऊदी अरेबिया ने की है। ठीक है। अच्छा, तो अप्रैल 2026 में $3.5 बिलियन जो लोन था दुबई का, वो क्या था? वो पाकिस्तान ने अभी वापस किया। तो इसकी ये जो वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए, कितने डॉलर थे? $3.5 बिलियन। और किस कंट्री ने मदद की पाकिस्तान की? सऊदी अरेबिया ने मदद की। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पाकिस्तान आईएमएफ रिजर्व टारगेट, तो ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है। जून 2026 तक पाकिस्तान को जो आईएमएफ ने टारगेट दिया था वो $17.8 बिलियन या $18 बिलियन का दिया था। ठीक है, बाद में इसको थोड़ा कम करके $17.5 बिलियन किया गया। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना इनिशियली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें ज़्यादातर $18 बिलियन का आंसर होगा। अगर ये नहीं हुआ तो आपने फिर इसको क्लिक करना है। ठीक है, 17.5 को क्लिक करना है। ठीक है, अगर 17.5 भी ना हुआ तो फिर आपने 17.8 को क्लिक करना है। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये $18 बिलियन का आंसर होता है। अगर ये ना हो तो और आपके पास 17.5 हो तो आपने इसको करना है, और अगर ये तीनों हो तब भी आपने 17.5 को क्लिक करना है। ठीक है, बेस्ट आंसर इज 17.5। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? पाकिस्तान कोलैबोरेटिंग कंट्रीज फॉर ईरान फीस फ्रेमवर्क, तो पाकिस्तान के साथ और कौन सी कंट्री है जो यूएन और ईरान के दरमियान जो अभी सीज फायर और फीस के लिए जो मुज़ाकरात कर रही है? तो इसमें जो है टर्की भी है, इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया है, और इसके अलावा चाइना भी है। ठीक है, और इसके अंदर जो मेजर इसका रोल है तो चाइना भी इसके अंदर अपना रोल अदा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री बॉर्डरिंग द कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी ये मेरे जहन में था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बॉर्डर्स का पूछा जा सकता है क्योंकि इसका ताल्लुक भी ईरान से है। ठीक है, तो जॉर्जिया जो है तो ये कैस्पियन सी का जो है तो बॉर्डर कंट्री नहीं है। अभी कैस्पियन सी को भी हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं? सबसे पहले लास्ट ईयर एक एमसीक्यू आया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, इनलैंड वाटर बॉडी, तो ये क्या है? ये कैस्पियन सी है। ये सेम एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे वाक़या है? तो ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में वाक़या है। ठीक है। अच्छा, इसके कितनी बॉर्डरिंग कंट्रीज है? तो 5, ये आपको पता होना चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज कितनी है? 5। रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमानिस्तान। ठीक है। अच्छा, कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर नहीं करता? ये अक्सर एमसीक्यू में इन कंट्रीज से आपको दिए जाते हैं। टर्की का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जॉर्जिया का नहीं है, इराक का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है, आर्मेनिया का भी नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं
ये आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले तुर्कमानिस्तान नजर आ रहा है, टी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, अजरबैजान नजर आ रहा है, ए। फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, रशिया नजर आ रहा है, आर। फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, ईरान, आई। और फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, कजाकिस्तान, के। तो इसका निमोनिक क्या है, इस तरह से आपने याद करना है, तारिक, ये इसका निमोनिक, ठीक है। तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, ये क्या है, ये कैस्पियन सी का निमोनिक है, इसके बॉर्डर कंट्रीज को याद करने का, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ब्लैक सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। तो देखिए अभी यहाँ पर जॉर्जिया आपको नजर आ रहा है ना, जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, ठीक है। रशिया भी है, यूक्रेन भी है, रोमानिया भी है, बुल्गारिया भी है, और टर्की भी है। तो टर्की और जॉर्जिया जो है तो अभी ब्लैक सी को करते हैं, नॉट आपके पास जो कैस्पियन सी है उसको नहीं करते, ठीक है। और इसका ये जो है टी बर्गर, ये इसका निमोनिक है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताए कि रेड सी के बारे में आप क्या जानते हैं, रेड सी कहाँ पे है और रेड सी के बॉर्डर कंट्रीज कौन से हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने इनिशियल टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वर्बल मिले, नॉन वर्बल मिले, कंप्लीट एकेडमिक मिले, सेलेक्टेड एमसीक्यूज हो, यानी आपके सेंटर के मुताबिक हो जहां से आपने टेस्ट देना है, आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक आपको एमसीक्यू मिले, आपको टीचर सपोर्ट मिले, और सबसे बढ़कर चीज़ ये कि 2 से 3 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 5500 हम आपसे फ़ी लेंगे, कंप्लीट आपको नोट्स देंगे और टेस्ट आपका गारंटी के साथ क्लियर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। मैं आप लोग को नॉन वर्बल के कुछ ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ जिनकी मदद से आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला टिप क्या है कि आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपको जो नजर आ रहा है ये वर्टिकल है। तो आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। इसका मतलब क्या है, आपने सबसे पहले इसको देखना है, फिर आपने इसको देखना है, इसके बाद आपने इसको देखना है। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। कभी भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपका क्वेश्चन 100% चांस है कि गलत हो सकता है। तो हमेशा आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, ठीक है। मीन्स आपने सबसे पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। आप लोगों ने दरमियान वाले लाइन को नहीं पढ़ना, दरमियान वाले लाइन को ना पढ़े। अगर आप पहले लाइन को पढ़ लेते हो और आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना है। जाहिर सी बात है, अगर आप दरमियान वाले लाइन को स्टडी करोगे तो इसके ऊपर भी आपके 2 से 3 सेकंड तो लगेंगे ना, तो आप वो टाइम बचाए बाकी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपने चेंज को डिटेक्ट करना है। सपोज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जब मैं पहले वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ, पहले के बाद मैंने दूसरे को देखा, फिर मैंने तीसरे ऑप्शन को देखा, तो यहाँ पर मुझे एक पता चल जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से चेंज आ रही है। चेंज का पता मुझे किस तरह से पता चल गया है, देखिए मुझे ये पता चल गया है कि इस तीसरे वाले लाइन में मेरे पास ये डॉट्स नहीं है, इट मीन्स ये डॉट मैंने रिमूव कर देने हैं। एक तो मुझे ये पता चल गया है, ठीक है। अभी ये डॉट कैसे रिमूव हुए, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डॉट्स है, यहाँ पर भी डॉट्स है, इट मीन्स के दोनों के अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो रिमूव हुई है, ये बात है, ठीक है। तभी मुझे ये पता चल गया है कि इस वाले में और इस वाले में जो एक जैसी चीजें हैं उनको मैंने रिमूव करना है। अभी दरमियान को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि उसको तो मुझे पता चल गया है कि मैंने इन दोनों ऑप्शंस में से जो कॉमन चीजें हैं, जो एक जैसी चीजें, उनको मैंने रिमूव करना है। तो जब आपको चेंज का पता चल जाता है फिर आपने अपना आंसर मालूम करना है। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने इन दोनों को स्टडी करना है, इनके दरमियान जो कॉमन लाइन है उनको मैंने रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी लाइन नजर आ रहा है, यहाँ पर ये वाले लाइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये वाले लाइन भी नजर आ रहा है। इट मीन्स कि ये लाइन हमारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर इस तरह का एक शेप बच जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा, इस तरह का शेप बच जाएगा। तो इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होगा, ये वाला मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दोबारा मैं आपको एक नजर रिवाइज करवा देता हूँ। आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, कभी भी वर्टिकली क्वेश्चन को स्टडी ना करें, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपने दरमियान वाले लाइन को स्किप करना है। जब आप पहला लाइन स्टडी कर लेते हो और आपको चेंज का पता चल जाता है कि ये तीसरा वाला ऑप्शन मेरे पास किस तरीके से आया है, तो दरमियान वाले लाइन को बिल्कुल स्टडी ना करें। अगर आपको पहले लाइन से समझना है तब आप दूसरे लाइन को पढ़ा करें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब चेंज का आपको पता चल जाता है तो उसी के हिसाब से आप लोगों ने अपने आंसर मालूम करना है। जिस तरह यहाँ पर मुझे चेंज का पता चल गया था तो मैंने अपना आंसर मालूम कर लिया। तो ये टिप्स आपको याद होंगे ना, तो ये नॉन नॉर्मल में आपके बहुत काम आएंगी। इसकी मदद से नॉन नॉर्मल के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन के अंदर इन 4 बातों का ख्याल रखें, इससे आपके नॉन नॉर्मल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अभी देखिए स्टूडेंट, मैंने वर्बल के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आते हैं, जो कि काफी थोड़े टेक्निकल होते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है सोल्यूशन में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि कैलेंडर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने उठाए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर येस्टरडे को संडे है तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट,
जब भी आपको यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो पूछा गया हो, मेरी बात को ध्यान से सुने और अपने साथ नोट कर ले। जब आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो, तो आप लोगों ने यस्टरडे के साथ 3 दिनों को जमा करना है। जब आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो, तो आपने यस्टरडे के साथ 3 दिनों को जमा करना है। तो यहाँ पर यस्टरडे क्या है? संडे है। तो संडे के साथ अगर मैं 3 दिन जमा कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का यस्टरडे दिया हो, डे आफ्टर टुमारो पूछा गया हो, तो आपने क्या करना है? आपने +3 करना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अगर आज संडे है तो आप बताएं कि 100 दिन बाद कौन सी दिन होगी। यह क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में अभी तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया होगा। अभी मैं आपको इसका भी आसान तरीका बताता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सोचने में लग जाते हैं कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, लेकिन लाइन फोर्सेस एकेडमी है, शॉर्टकट ट्रिक से, और आपका टीचर है, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के वर्बल के जितने भी टाइप्स हैं उन सब के ऊपर हमारे ट्रिक्स अवेलेबल है। अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को बाय करना चाहते हो, नोट्स को बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम देखें। आपको मैंने एक बात बताई थी कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती। इट मीन्स कि अगर आज संडे है तो नेक्स्ट संडे कब होगी? जब आज के साथ में 7 दिन और जमा करूं। फिर संडे कब होगी? जब मजीद में 7 दिन जमा करूं। तो इसी तरीके से आज के दिन के साथ अगर मैं 7 7 दिन जमा करता रहूं ना, +7 +7 +7, इसी तरीके से अगर मैं 14 दफा ना 14 मरतबा मैं 7 7 दिन जमा करूं, तो मेरे पास फिर भी क्या आएगा? मेरे पास आएगा संडे। तो 14 मरतबा 7 जमा करने का मतलब क्या है? 98। तो इट मीन्स कि अगर आज के दिन के साथ में 98 दिन जमा करूं तब भी मेरे पास संडे आएगा। तो अगर 98 दिन के बाद संडे होगा तो 99 दिन के बाद क्या होगा? 99 दिन के बाद आपके पास मंडे हो जाएगा। और 100वें दिन पे क्या होगा? 100वें दिन पे ट्यूसडे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे मेरा आंसर मिल गया है। 100 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा। ठीक है। तो ये आप लोगों ने कैसे मालूम करना है? इसका सिंपल तरीका ये है ना कि 100 डेज है ना, तो आपने 7 के टेबल में अंदर घुस जाना है। जिस तरह मुझे पता है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 98, तभी मुझे ये पता चल गया है कि अगर इस संडे के साथ में 98 दिन जमा कर लूँ, मेरे पास दोबारा संडे आएगी। तो अगर 98 दिन के बाद संडे है तो 99 दिन के बाद मंडे और 100 दिन के बाद ट्यूसडे। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है कि ये आप लोग अभी इसको समझ गए हो या नहीं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ा है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएं कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अभी अच्छा, ये तो अभी आपको पता चल गया है ना, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सिमिलरली अगर मैं इस यस्टरडे से पहले एक वर्ड ऐड कर लूं बिफोर, इफ बिफोर यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो अभी आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी आपने क्या करना है? अभी आपने इसके साथ 4 दिन जमा करने हैं। ठीक है, 4 दिन जमा करने हैं। तो अगर आपको इनिशियल टेस्ट में बिफोर यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, तब आपने 4 दिन जमा करने हैं। तो अगर आप संडे के साथ 4 दिन जमा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा थर्सडे का। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ाने का मकसद आपको यह था कि आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपसे यस्टरडे का पूछा गया था, यस्टरडे आपको दिया गया था, यहाँ पर बिफोर यस्टरडे आपको दिया गया था, यानी यस्टरडे से भी एक पहले वाला दिन दिया गया था, इसलिए आपने 4 जमा करने हैं और यहाँ पर 3 जमा करने हैं और यहाँ पर आपने 7 के टेबल के अंदर घुस जाना है। ठीक है। तो ये थे वर्बल के कुछ क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड। इसी तरीके से वर्बल के टोटल 16 टाइप्स है जहां से आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। वो 16 टाइप सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर भी दिए हैं और हमारे लेक्चर्स के अंदर भी है। अगर आप उनको बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हु प्रेजेंटेड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू इन यूएन यूनाइटेड नेशन ऑन पैलेस्टाइन इसराइल वार। फलस्तीन और इसराइल के जंग में 2024 में 2025 में किसने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया था? तो ये पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे मुनीर अकरम। ठीक है। ये कौन है? ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अभी भी है। ठीक है। मुनीर अकरम ने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन और इसराइल वार के ऊपर। ठीक है। यह क्वेश्चन काफी मरतबा पहले भी आ चुका है, अभी आज भी आया है। ठीक है। अच्छा, 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ने एक डील साइन की थी, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, SMDA। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर पाकिस्तान ने थोड़े और भी इंप्रूवमेंट लाई हुई है और अभी बाकायदा से पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री जो है वो भी वहां पर भेजी हुई है।
और ये कहाँ पर, या रियाद में या रियाज में ये डील साइन हुआ था। तो एसएमडीए का आपसे पूछा जा सकता है कि एसएमडीए की क्या एब्रीवेशन है। तो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में है और ये 17 सितंबर 2025 को साइन हुआ था। ठीक है, 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ठीक है, अच्छा, इसके डिफेंस में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। ठीक है, ये लॉन्च किया था। इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर कब किया था, तो 10 मई 2025 को। ठीक है, और ये कितने दिनों का जंग था, 4 दिनों का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि 1965 का जो जंग था वो कितने दिनों का था। ये आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि उस टाइम आर्मी चीफ कौन थे, ये भी आपने बताना है, और प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी आपने बताना है। ठीक है, और इसी तरीके से 1971 की जंग में और 1999 की जंग में, ये मैं अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ये भी आप याद कर ली, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये सीज फायर बाद में 18 मई 2025 को, और अभी तक ये सीज फायर जारी है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल्स और करेंसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना, जो अभी बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सबको मैंने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सोमालिया का कैपिटल क्या है, तो मोगादिशो। ठीक है, ये उसका क्या है, कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो ये है कानबेरा। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा जा चुका है। भूटान का क्या है, तो टिम्पू है। ठीक है, इजिप्ट का क्या है, कायरो है। ठीक है, मलेशिया का क्या है, कोलमपुर है। ठीक है, इसके अलावा टर्की का क्या है, अंकारा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनिशियल टेस्ट की स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है, स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं, यानी अपने सेंटर के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं और कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इतनी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको अटेन हो, जो आपको याद रहे और जो आपके सेंटर के रेलेवेंट हो, और टाइम बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, यानी आपके टेस्ट से पहले हम आपको 200 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको हम इनिशियल टेस्ट की मैक्सिमम 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके टेस्ट से पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे और टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। अभी तक 158 लाख कोर्स में हमारे 14 स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं, 14 के 14 क्लियर कर चुके हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे 5500 में, और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें अभी जो इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं ये भी आपको मिलेंगे, और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो अगर आप इन नोट्स को, इन कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। अफगानिस्तान का क्या है, कैपिटल काबल है। इंडिया का न्यू दिल्ली है। ठीक है, नेपाल का क्या है, काठमांडू है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का क्या है, रियाद है। ठीक है, और फ्रांस का क्या है, पेरिस है। ठीक है, और यहाँ पर पेरिस के अंदर क्या है, एफल टावर भी है। इसके ऊपर भी आज इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल्स, इनको अपने साथ स्क्रीनशॉट लेके सेव कर ले। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट अमेरिका। ये क्वेश्चन परसों भी मैंने आपको पढ़ा था, आज दोबारा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है। तो इसका नाम क्या है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया है। अमेरिका का जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या है, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसराइल ने जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, ऑपरेशन रोरिंग लायन। ठीक है, ये तीनों नाम आपको आने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। इससे रिलेटेड भी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें से जितने इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है, इनको सब मैंने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है। पहला क्या है, लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मलाला से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज कब मिला था। वो मेरे ख्याल में मुझसे कुछ गलती हुई थी डेट में। तो मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था, और फीस के सिलसिले में मिला था। ठीक है, फीस का नोबेल प्राइज मिला था। आप मुझे बताइए कि 2025 में नोबेल फीस प्राइज किसको मिला है। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई को 2014 में फीस वाला नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर कौन सा है, तो ये अफ्रीका है। लॉन्गेस्ट रिवर एशिया में कौन सा है, तो ये यंगजी है। ठीक है, ये चाइना के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, चाइना में है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो ये अमेजन है। ठीक है, और नील के ऊपर कभी मसला चलता रहता है, लेकिन ये अमेजोन ठीक है। ठीक है, अच्छा, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो ये कैस्पियन सी है। इससे रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में ये कैस्पियन सी के ऊपर हमने बात की थी। इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती है, सराउंड करती है, तो इसके ऊपर भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, ये अपने याद करना है। लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो लेक बेकाल है। ठीक है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो ये मानसर लेक है। ठीक है, विच कंट्री हैज द मोस्ट टी प्रोडक्शन, तो ये चाइना है। ठीक है, चाइना पहले नंबर पर है, इसके बाद फिर इंडिया है। ठीक है, अच्छा, लेक ऑफ थाउजेंड आइलैंड ये कौन सा है, तो ये फिनलैंड है। ये क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है, और फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ठीक है, तो ये इसका एक सिंबल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक सी कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विथ मेडिटेरियन सी। तो देखिए,
थ्रू, किसके थ्रू कनेक्ट करता है? डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं करता ना। ब्लैक सी को तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है ना कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन को कनेक्ट करता है। अभी किसके थ्रू? तो टर्किश स्ट्रेट्स, जो टर्की के अंदर स्ट्रेट्स है, बास्पोरस और डरडेनल्स जो स्ट्रेट्स है ना, उसके थ्रू कनेक्ट करता है। तो इसके ऊपर मजीद एमसीक्यूज के पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मेरोमैक्टिक बेसन। मेरोमैक्टिक बेसन का क्या मतलब है? इस तरह का वाटर के दो लेयर्स होते हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर, जो कि मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेरोमैक्टिक बेसन, और ये लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर भी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक है कर्च स्ट्रेट, ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ ओजेफ के साथ। तो ये एमसीक्यू भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि ब्लैक सी को सी ऑफ ओजेफ के साथ कौन कनेक्ट करता है? तो ये है कर्च स्ट्रेट। एक है आपके पास बास्फोरस स्ट्रेट, बास्फोरस स्ट्रेट जो है तो ये सी ऑफ मरामा के साथ कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। एक है डर्डेनेल स्ट्रेट, डर्डेनेल स्ट्रेट क्या करता है? ये सी ऑफ मरामा को सी एजेंसी के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर मेडिटेरियन सी। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना मेडिटेरियन से, तो ये डर्डेनेल इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्किश स्ट्रेट और ये एजेंसी का जो है ना, तो एजेंसी के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मैंने मैप उठाया हुआ है, ये सबसे पहले आपके पास क्या है? ब्लैक सी है। ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? तो ये इसका निमोनिक क्या है? टी और BURGR, बर्जर, ठीक है। तो बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और रोमानिया, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ठीक है। ये आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर देखें, ये आपको बास्पोरस स्ट्रेट नजर आ रहा है, तो ये ब्लैक सी को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? सी ऑफ मरामा के साथ। और ये डर्डेनेलिस आपको नजर आ रहा है, ये किस क्या कनेक्ट करता है? ये सी ऑफ मरामा को कनेक्ट करता है एजेंसी के साथ। और ये एजेंसी नीचे किस चीज में गिरता है? ये मेडिटेरियन सी में गिरता है। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लैक सी को किस सी के थ्रू मेडिटेरियन सी में कनेक्शन है इसका, तो ये एजेंसी के थ्रू है। और ये दो इसके स्ट्रेट्स है, सी ऑफ मरामा और डर्डेनेलिस, और ये दोनों कहां पर है? ये टर्की में है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये केर स्ट्रेट जो है, तो ये किस चीज के साथ कनेक्ट करता है? सी ऑफ ओजेफ के साथ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। ये आपके इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि पानामा कैनाल जो है ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, तो ये अटलांटिक ओशन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पानामा कैनाल की लेंथ कितनी है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये 82 किलोमीटर या 51 माइल है, और ये आर्टिफिशियल है, यानी लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल कौन सा है, तो ये है पानामा कैनाल, ठीक है। लार्जेस्ट मेन मेड कैनाल, ये क्वेश्चन भी इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा पूछा गया है। लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल कौन सा है? तो ये पनामा कैनाल है, ठीक है। अच्छा, इसके क्या है? इसका फुल कंट्रोल पनामा को कब मिला था? तो दिसंबर 31, 1999 को, ठीक है। इसका स्टार्ट किसने लिया था? तो इसका स्टार्ट लिया था फ्रांस ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पनामा कैनाल का स्टार्ट किसने लिया था? फ्रांस ने लिया था 1881 में। बाद में इसको नाकामी हुई, उसके बाद फिर अमेरिका ने जो है तो 1904 से लेकर 1914 तक प्रेसिडेंट ट्यूडोर रोजवेल्ट के दौरानिए में इसको कंप्लीट किया, ठीक है। और इसको कब ओपन किया गया था? 15 अगस्त 1914। तो ये भी एमसीक्यू काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। और ये पहले कोलंबिया का हिस्सा था, बाद में इसको पानामा के हवाले कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि द गोल्डन गेट ब्रिज स्पेन द स्ट्रेट कनेक्टिंग विच बॉडी वाटर। तो ये कौन से दो एरियाज को कनेक्ट करता है? ये गोल्डन गेट ब्रिज जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सैन फ्रांसिस्को बे को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अभी इससे रिलेटेड मजीद कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? तो ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, इसकी बहुत ही फेमस तस्वीर आपने देखी होगी, गूगल पर आप सर्च कर ले गोल्डन गेट ब्रिज, आपको तस्वीर मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है? इसके पास दो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पास कितने रिकॉर्ड है? तो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कौन से है? लॉन्गेस्ट मेन स्पेन और टालेस्ट टावर्स, ठीक है। ये दो इसके साथ रिकॉर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ओलंपस ओलंपिक माउंटेन जो है, तो ये यूएस के किस स्टेट में वाक़या है? तो ये आपके पास हो यूएस के वाशिंगटन स्टेट में वाक़या है। अच्छा देखें, आपने आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ये इसका कैपिटल है। अभी ये डीसी में, डीसी का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन हमारे टाइम में अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता था। तो डीसी का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो हाई ओलंपिक माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो ये है माउंट ओलंपस, ठीक है। और ओलंपिक जो है तो आपको पता है ये गेम्स का भी नाम है, ठीक है। गेम्स का भी नाम है, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एफएल टावर कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है, ठीक है। और पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, ठीक है। अच्छा,
और ये कब बना था? तो ये किस वजह से बना था? तो 1889 वर्ल्ड फेयर की वजह से, ठीक है, बना था। इसके बाद क्या है, ऑफिशियल हाइट इसकी कितनी है? तो 330 मीटर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि स्टोन माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है? तो स्टोन माउंटेन लोकेटेड है जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। इसके बाद क्या है, स्टोन माउंटेन इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट, इसके पास क्या रिकॉर्ड है? तो ये हाई रिलीफ कार्विंग, ठीक है। अच्छा, और इसका एलिवेशन क्या है, इसकी हाइट क्या है? तो 1686 फीट इसकी हाइट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनिशियल टेस्ट की स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है? स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं, यानी अपने सेंटर के मुताबिक स्टडी करना चाहते हैं और कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इतनी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो आपको अटेन हो, जो आपको याद रहे और जो आपके सेंटर के रेलेवेंट हो, और टाइम बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, यानी आपके टेस्ट से पहले हम आपको 200 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको हम इनिशियल टेस्ट की मैक्सिमम 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके टेस्ट से पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे और टेस्ट की आपको 100% गारंटी कि पाकिस्तान जो है तो ये अरेबियन सी के बिल्कुल बॉर्डर पे या उसके किनारे पे वाक़या है, ठीक है। इसी तरीके से उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो ये पर्शियन गल्फ के साथ स्ट्रेट ऑफ हर्मुस के करीब। तो यहाँ से हमने बात अपनी स्टार्ट की थी स्ट्रेट ऑफ हर्मुस के ऊपर। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर बना लेता हूँ जिसमें ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि ये पर्शियन गल्फ क्या है, गल्फ ऑफ ओमान क्या है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुस क्या है, और इसी तरह से पूरी दुनिया में और इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स कितने हैं जहाँ पर आपकी इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं, कैनाल्स क्या है और रिवर से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हर्मुस को, तो ये आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है ईरान। ईरान के पास ये जो एरिया है दिस स्ट्रेट ऑफ हर्मुस। यहाँ पर ये आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुस के करीब गल्फ ऑफ ओमान, और ये सब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई। अब ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुस जो है तो इसके ऊपर करंटली ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने 28 फरवरी से इसको ब्लॉक किया हुआ है, 2026 से इसको ब्लॉक किया हुआ है। और आज जो डेट है, तो आज क्या डेट है? आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल तक इसको अभी भी ये बंद है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लोकेशन। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुस, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी और पाकिस्तान। अभी हम डिटेल से इसको जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हर्मुस के बारे में, इसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये कहाँ पे वाक़या है? ये ईरान और ओमान के बीच में वाक़या, ये सबसे पहला आपका एमसीक्यू हो गया। ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन का एमसीक्यू लाजमी पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में। और ईरान ने इसको 28 फरवरी से अभी तक ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुस के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। फिर उसके बाद क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। अभी स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ पर है? तो ये मेले पेनिनसुला को कनेक्ट करता है इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के साथ, ठीक है, इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के साथ। तो ये इन दोनों के बीच में वाक़या है, इनको कनेक्ट करता है, इनके दरमियान फ्लो है, ठीक है। अच्छा, ये कौन से ओशंस को कनेक्ट करते हैं? तो ये इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड है। तो इनिशियल टेस्ट में एक मरतबा ये भी एमसीक्यू पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। 30% ग्लोबल शिपिंग जो है तो यहाँ से पास होती है। 30% दुनिया की जो तिजारत है वो यहाँ से होती है। इसकी मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दिस स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये आपको नज़र आ रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। तो एमसीक्यू आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलेशिया के जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सिंगापुर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इन तीनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलाका है। और ये कौन से एरियाज को कनेक्ट करते हैं? देखिए इंडियन ओशन है, और ये आपके पास हो जो साउथ चाइना की जो सी है तो ये इनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है ये कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है? तो ये स्पेन को मोरक्को के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब यूरोप को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा स्टेट जो है तो आपको यूरोप को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये स्पेन को मोरक्को के साथ कनेक्ट करता है। ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है।
और ये क्या है, ये मेडिटेरियन सी में इन और आउट होने का रास्ता है। अभी इसकी तस्वीर भी हम देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है, ये इसके बीच में जो आपको नज़र आ रहा है दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। और ये कहाँ, ये देखिए, ये आपके पास अफ्रीका आपको नज़र आ रहा है और ये यूरोप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास स्पेन है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कौन सी कंट्री थी, यहाँ पर आपके पास थी मोराको, ठीक है, मोराको। तो ये आपके पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की पोजीशन हो गई। मैं इमेजेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें इमेज से आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने मेडिटेरियन सी के इन और आउट होना है तो आपने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, बाबुल मंदीब स्ट्रेट, ये कहाँ पर है? तो ये यमन के साथ वाक़या है। और आपने अक्सर देखा होगा कि यमन के जो हूतीज़ है तो इसको धमकी देते हैं कि अगर ईरान के साथ आपने कुछ किया तो हम इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यमन और जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती के अंदर वाक़या है, ठीक है। तो ये अरब और अफ्रीका के बीच में है, अरब और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। ये चीज़ भी आपके पास क्लियर हो गई है। अच्छा, रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बाबुल मंदीब क्या करता है, ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्ट करता है। और इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, ठीक है, गेट ऑफ टीयर्स। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो गई। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज बाबुल मंदीब, ये क्या है, एडन और डिजिब्यूटी के बीच में वाक़या है, ठीक है। और ये आपके पास यमन आपको नज़र आ रहा है, ये इथोपिया भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सोमालिया आइलैंड भी आपको नज़र आ रहा है, गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। और ये अरेबियन सी है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अरेबियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ गल्फ ऑफ एडन के थ्रू। तो ये सारी इसके ऊपर डिटेल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, टर्किश स्ट्रेट। टर्की के अंदर जो स्टेट्स है, दो स्टेट्स है, एक है बास्पोरस और एक है डर्डेनेलिस, ठीक है। डर्डेनेलिस और बास्पोरस दो स्टेट्स है। तो देखिए, ये क्या करता है, ये मेडिटेरियन और ब्लैक सी के अंदर जो आपके पास एसएस है उसको कंट्रोल करता है। तो मेडिटेरियन और ब्लैक सीज, ठीक है, ये आपके पास पहला एमसीक्यू हो गया। आपके पास बास्पोरस क्या है, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मैरामा के बीच में है, ये 31 किलोमीटर है, ठीक है। और ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, ठीक है। टर्की के एशियन पार्ट्स को यूरोप से सेपरेट करता है। फिर उसके बाद क्या है, डर्डेनेल स्ट्रेट क्या करता है, ये सी ऑफ मरामा को कनेक्ट करता है एजेंसी के साथ, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ सी ऑफ मरामा एजेंसी। अभी यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो दिस इज सी ऑफ मरामा, ये बीच में है। यहाँ पर आपको ब्लैक सी नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको एजन सी नज़र आ रही है। अभी देखिए, ये डर्डेनेलिस है जो कि एजन और सी ऑफ मरामा के बीच में है। और दिस इज बास्पोरस जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरामा के बीच में है। ये टर्की आपको नज़र आ रही है, ये टर्की आपके पास हो गई। और ये देखिए, ये ग्रीस, यूरोप, ठीक है, दिस इज यूरोप। उस साइड पे यूरोप है, बुल्गारिया, ग्रीस, और इस साइड पे आपके पास टर्की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, और इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो छोटे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। तो एक है बेरिंग स्टेट, तो ये क्या करता है, ये एशिया और अमेरिका को कनेक्ट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है। ये आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। पाल्क स्टेट क्या है, ये इंडिया को श्रीलंका के साथ कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। ये बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ कनेक्ट करता है। फिर ये डेविस स्ट्रेट क्या है, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में वाक़या है। और ये बेथवेन बे को लेब्राडोर सी के साथ कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या है, डॉवर स्ट्रेट है, ये यूके और फ्रांस के बीच में वाक़या है और ये इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ। फिर उसके बाद क्या है, फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है, तो ये यूएसए और क्यूबा के बीच में वाक़या है। क्यूबा से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। आप मुझे बताएं, क्यूबा का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, हैवाना। इसके ऊपर भी काफ़ी मर्तबा ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्यूबा से रिलेटेड आपको ज़्यादातर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्विस कैनाल के बारे में हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सबसे पहला क्या है, स्विस कैनाल कहाँ पर है, ये इजिप्ट में है, ये मिस्र में है। अच्छा, तो ये क्या करता है, ये मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये यूरोप और एशिया के बीच में शॉर्टेस्ट मैरीटाइम सी वाला रास्ता, समुद्री रास्ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, ये सी लेवल पे है, इसके अंदर कोई लॉक्स नहीं है। पनामा कैनाल जो है तो वहाँ पर लॉक्स है और लॉक्स के थ्रू अप एंड डाउन होती है। यहाँ पर कोई लॉक्स नहीं है, ये सी लेवल के ऊपर है, ठीक है। ये कब ओपन हुआ था,
तो ये 1869 में ओपन हुआ था। इसकी लेंथ कितनी है? 193 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। और ये अफ्रीका और एशिया के बीच में एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर भी है, ठीक है। अच्छा, इसको कब नेशनलाइज किया था? तो गमाल अब्दुल नसर ने 1965 में इसको नेशनलाइज किया था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? इस्थमस ऑफ स्विस क्या है? तो ये अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए। तो देखिए, दिस इज स्विस कैनाल, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्विस कैनाल। ये आपके पास क्या करता है? ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पे वाक़या है? ये इजिप्ट में वाक़या है। और ये आपके पास इसकी डिटेल्स हो गई, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा कि ये एशिया और इजिप्ट और इनके बीच में एक बॉर्डर भी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? पनामा कैनाल। ये स्विस कैनाल और पनामा कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आईसीएसबी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। ये लॉग बेस्ड है, वहां पर हमने पढ़ा था कि वो सी लेवल पर है, ये लॉग बेस्ड है, ठीक है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? तो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने 1904 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है। ये 82 किलोमीटर है या 50 माइल्स है। इसके अलावा ये कब पनामा को हैंड ओवर हुआ था? तो दिसंबर 31 1999 को ये पनामा के हवाले किया गया था। पहले इसके ऊपर यूएस का कंट्रोल था, ठीक है। अच्छा, इस्थमस ऑफ पनामा क्या है? तो ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो पनामा कैनाल इज बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ओके। तो अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज पनामा कैनाल, ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैरिबियन सी और आपके पास क्या है? गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक ओशन के बीच में आपके पास कनेक्शन है। और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में भी शॉर्टेस्ट आपके पास रूट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल कहाँ पर है? तो दिस इज इन चाइना। ये एमसीक्यू पूछा गया है काफी मर्तबा, ठीक है। तो ये क्या करता है? बीजिंग इन द नॉर्थ टू हैंगजू इन द साउथ, ठीक है। बीजिंग और हैंगजू के बीच में ये कनेक्शन है। और ये लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है, तो दिस इज ग्रैंड कैनाल एंड इट इज लोकेटेड। अभी हम आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ। ये वो एमसीक्यू है जो काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर रिपीट हो चुके हैं। कुछ हमने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऐड किए हुए हैं ताकि ओवरऑल आपकी इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो आपने आंसर खुद बताना है, फिर हम आपको आंसर शो करेंगे। तो क्या है? विच स्टेट लाइज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया। ये आपका पहला एमसीक्यू है, ये हमने डिस्कस किया है। तो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। दूसरा नंबर क्या है? व्हाट इज विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐड करने का मकसद क्या है? आपके इनिशियल टेस्ट में कुछ चीज़ें आपसे इनडायरेक्ट पूछी जाती है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पानामा कैनाल हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ये वाला पॉइंट जो है तो इसको मिस किया था, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग अपना ज़हन भी लगाए। ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया बात ख़त्म। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल, तो आपको तो ये पता चल गया है कि एक स्विस कैनाल है, ये भी इंसानों ने बनाया है। एक आपके पास जो पानामा कैनाल है, ये भी इंसानों ने बनाया है। ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये इंसानों ने बनाए हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह के टॉपिक्स हो, इस तरह बहुत सारे कैनाल हो गए, तो आपको पता होने चाहिए कि इसमें लॉन्गेस्ट कौन-सा है। जिस तरह अभी हमने बहुत सारे स्टेट पढ़े, वहाँ पर मैंने आपको एक स्टेट के ऊपर बताया था कि ये लॉन्गेस्ट है। वो कौन-सी थी? लार्जेस्ट कौन-सी थी? तो आपको जब भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें दी गई हो ना, तो वहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ स्विस कैनाल। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 193 किलोमीटर या 120 माइल्स, ठीक है। ये जो अपडेटेड डेटा है, जो अपडेटेड वैल्यूज है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, स्विस कैनाल ऑफिशियली कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ओपन फॉर नेविगेशन, कब इससे शिप पास होना स्टार्ट हो गए थे? तो ये था 17 नवंबर 1869। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्विस कैनाल की कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 25 अप्रैल 1859 को। अच्छा, पनामा कैनाल जो है तो किन दो के बीच में लाई करता है, कहाँ पर है, ठीक है। तो देखें, ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1881 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जनवरी 1 1881 में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने इनिशियल टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वर्बल मिले, नॉन वर्बल मिले, कंप्लीट एकेडमिक मिले, सेलेक्टेड एमसीक्यूज हो, यानी आपके सेंटर के मुताबिक हो, जहां से आपने टेस्ट देना है, आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक आपकी आपको एमसीक्यू मिले, आपको टीचर सपोर्ट मिले
और सबसे बढ़कर चीज़ ये कि 2 से 3 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। 5500 हम आपसे फ़ी लेंगे, कंप्लीट आपको नोट्स देंगे और टेस्ट आपका गारंटी के साथ क्लियर